हेलो, नमस्ते। मैं मिथिलेश कुमार। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि बिहार बोर्ड बायोलॉजी क्लास 12th का जो है आज लेक्चर 2 जो है लेके आने वाला हूँ। आज जो है हम सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर में, देखिए फर्स्ट के लेक्चर में आपको हमने लाइफ स्पॉन मतलब कि जीवन अवधि के बारे में बताया था और कुछ जनन के बारे में भी आपको हम बता दिए थे, है ना। और आज जो है हम आप लोगों को अलैंगिक जनन के बारे में ए टू जेड पूरे डिटेल से बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, है ना। तो अलैंगिक जनन आपको पता है कि जिस जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, इसी के लिए इसमें युग्मक अर्थात युग्मनज का जो है निर्माण नहीं होता है। ठीक है, देखिए हमने देखा है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो जिस जनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन है सो कहा जाता है। और याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन जो होते हैं यह एक कोशिकीय जीव में ही होते हैं। ऐसे आप सिंपल में समझ सकते हो कि जिन जीवों को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, है ना, वो सब के सब लैंगिक जनन करते हैं। और जिन जीवों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं वह सभी के सभी अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक ना। परंतु सभी चीज का कुछ ना कुछ अपवाद होता है, ठीक ना। तो देखिए, पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा को हम देख सकते हैं ना, तो पेड़ पौधे जो है यह लैंगिक जनन भी करते हैं और अलैंगिक जनन भी करते हैं। बाद बाकी जितना भी चीजों को हम देखते हैं वे सब के सब लैंगिक जनन ही करते हैं। और जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, मतलब जितना भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वे सभी के सभी अलैंगिक जनन करते हैं। बस पेड़ पौधे जो होते हैं वो दोनों जनन करते हैं। मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो लैंगिक जनन भी करते हैं और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, लैंगिक जनन कैसे जीव पौधे करते हैं, तो जिन पौधों का निर्माण बीज की सहायता से होता है, ठीक ना, जिन पौधों का निर्माण बीज की सहायता से होता है वे सब के सब लैंगिक जनन करते हैं। और जिन पौधों का निर्माण, है ना, जिन पादपों का निर्माण बिना बीज की सहायता से होता है ना, मतलब जिन पौधों का निर्माण बीज की सहायता से न होकर पादप के अनेक भाग जैसे जड़ से, तना से एवं पत्ती से होता है वे सभी के सभी अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक ना। तो अभी हम विस्तार पूर्वक जो है अलैंगिक जनन के बारे में ही जो है आपको हम बताएंगे। तो देखिए, हमने लिखा है कि अलैंगिक जनन जो है यह एक कोशिकीय जीव करते हैं। मतलब अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, है ना, यीस्ट हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, कोनिडिया हो गया, है ना, स्पंज हो गया, ये सब के सब जो है अलैंगिक जनन करते हैं एक कोशिकीय जीव, ठीक है। उसके बाद कुछ पादप भी अभी हम आपको जस्ट बताए कि कुछ पादप भी अलैंगिक जनन करते हैं। तो कैसे पादप अलैंगिक जनन करते हैं, तो जिन पादपों का निर्माण बिना बीज की सहायता से होता है, यानी कि बीज से न होकर वृक्ष के यानी कि पौधों के जड़ से हुआ, तना से हो एवं पत्ता से होता है, वो सब के सब अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे देखिए, हम आपको लिख दिए हैं, जैसे आलू, है ना, प्याज, अदरक, गुलाब, ब्रायोफाइलम, ये सब के सब जो है इन सभी में अलैंगिक जनन होते हैं, है ना। और अलैंगिक जनन द्वारा ही एक से अनेक होते हैं। फिर जो है अलैंगिक जनन के कुछ लाभ भी होते हैं और अलैंगिक जनन की कुछ हानियां भी होती है। तो देखिए, हम पहले इसके लाभ को देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन के क्या क्या लाभ है। तो देखिए, अलैंगिक जनन जो है यह कम समय में ही हो जाता है ना। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप फोटो स्टेट कहीं करवाने जाते हो, फोटो कॉपी करवाने जाते हो, तो जिस तरह से फोटो कॉपी होते जाता है ना, जैसा सामान होता है वैसा ही सामान, एक रंग के कोई परिवर्तन नहीं होता है। वैसा है इसमें क्या होता है कि यह बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक ना। यह कम समय में ही क्या होती है, बहुत जल्दी जल्दी होती है, जिससे जीवों की संख्या में क्या होती है, तीव्र से वृद्धि होती है। उसके बाद हम आपको दिए हैं, और देखिए इसमें मतलब जनक जो होता है, जनक का गुण संतति में आ जाता है। यानी कि जनक और संतति में 1% भी डिफरेंट नहीं होते हैं, एकदम। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने जनक के एकदम बिल्कुल हूबहू क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक ना। तो देखिए, हम लिखे हैं कि जनक के गुण अपरिवर्तित रूप से संतान में आ जाते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होते हैं। उसके बाद इसकी कुछ हानियां भी होती है। क्या हानियां होती है, तो संतान में कोई नया गुण प्रकट नहीं होता है। देखिए,
लैंगिक जनन में क्या होता है कि कुछ नया गुण प्रकट होता है। जैसे देख लीजिए, हमारे पापा का कुछ गुण और है, हमारा गुण कुछ और है ना। फिर जो हमारे संतान होंगे उनके कुछ गुण अलग है, आप लोगों में ही, अपने में ही देख लीजिए। तो लैंगिक जनन में जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो गुण होते हैं गुण परिवर्तित होते जाते हैं, ठीक ना। परंतु अलैंगिक जनन जो होते हैं, अलैंगिक जनन में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। यानी कि जो गुण जनक में है वही गुण संतति में भी आ जाता है, यानी कि कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। फिर देखिए, इसमें अत्यधिक संतान उत्पन्न होती है ना। अलैंगिक जनन में जो होती है यह कम समय में होती है और अत्यधिक संतान उत्पन्न होती है, जिससे संसाधन जो होती है, रिसोर्सेज जो होती है वह कम हो जाती है ना। तो ये सभी जो है अलैंगिक जनन से होने वाली हानियां है, ठीक ना। उसके बाद इससे मतलब जीवों में कोई विकास नहीं होता। देखिए, लैंगिक जनन जो होती है, लैंगिक जनन से जीवों में विकास होता है, लेकिन अलैंगिक जनन जो होती है, अलैंगिक जनन से जीवों में कोई भी विकास नहीं होता है। फिर हम आपको दिए हैं, देखिए अब जो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, मतलब लैंगिक जनन में क्या अंतर है और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। देखिए अभी जो है मतलब हमारा जो घर है वह रेलवे ट्रैक के बहुत नज़दीक है, जिसके कारण इसका साउंड जो है आप लोगों को सुनाए, मतलब इससे जो है हमको पढ़ाने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब आवाज़ जो है आप नॉइजिंग कुछ ज़्यादा आ जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा सुनाई नहीं देगा। तो इससे थोड़ा जाने देते हैं, फिर हम आपको जो है नेचर के बारे में और थोड़ा बढ़िया से है सो बताते हैं। आई होप ऑलमोस्ट आधा ट्रेन चला गया है ना। देखिए अब जो हम देखते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन की जो है कुछ अंतर देखते हैं, मतलब लैंगिक जनन में क्या अंतर है और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। तो देखिए, लैंगिक जनन में क्या होते हैं, एक दो जनक भाग लेते हैं, और अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, अलैंगिक जनन में केवल और केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही भाग लेते हैं और लैंगिक में दो जनक भाग लेते हैं। फिर लैंगिक जनन में क्या होते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है ना, इसमें युग्मक भाग लेते हैं। मतलब देखिएगा, लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मक भाग नहीं लेते हैं। लैंगिक जनन में क्या होते हैं, युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। जब शुक्राणु और अंडाणु फिलोपियन नली में बनते हैं, मिलते हैं, तब मिलने के बाद जो शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर के जायगोट का निर्माण करते हैं, और वही जायगोट गर्भाशय में जाकर के धीरे धीरे विकसित होते हैं, और वही जायगोट जो है धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण करके बच्चे में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है लैंगिक जनन में क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, अंतर आते रहते हैं ना, विकास होते रहते हैं, ठीक ना। लेकिन अलैंगिक जनन में कोई अंतर नहीं होता, इसमें कोई विकास नहीं होता है। फिर आप देख लीजिए, हमने दिया है कि देखिए अलैंगिक जनन में क्या होते हैं, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होते हैं, मतलब जैसे पिता है, जैसे जनक है, वैसा ही उनका संतान होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना। तो अलैंगिक जनन में कौन सा जनन होता है, तो याद रख, मतलब अलैंगिक जनन में कैसा विभाजन होता है कोशिकाओं का, तो अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, जिसके कारण जो संतति होते हैं अपने जनक के हूबहू बिल्कुल समान होते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होता है ना, जिसे हम क्लोन कहते हैं, क्लोन या एक पुंजक कहा जाता है, ठीक है। और देखिए क्लोन के कुछ लाभ है ना, मतलब क्लोन के लाभ और हानि एक ही है, मतलब लाभ भी बता सकते हैं और हानि में भी बता सकते हैं। लाभ में क्या बता सकते हो, तो लाभ में बता सकते हैं कि जनक के गुण संतान में आ जाते हैं, और हानि में बता सकते हैं कि जनक के दोष जो होते हैं वह संतति में आते हैं, मतलब दोनों के दोनों जो है, एक में दोष बोल दीजिए तब वह अवगुण हो गया, मतलब हानि हो गया, और एक में क्या बोल दीजिए, गुण बोल दीजिए तब वह लाभ हो गया। बस यही जो है एक पुंजक का जो है मतलब लाभ और हानि है। उसके बाद देखिए अलैंगिक जनन में आपको हम जब अंतर बताएं तो अलैंगिक जनन में बताए थे उस समय कि अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए अब अलैंगिक जनन की ना कुछ विशेषताएं होती है। अब अलैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो देखिए हमने पहले लिखा है कि इसमें जो है निम्न श्रेणी के जीव भाग लेते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं वो जीव भाग लेते हैं। उसके बाद इसमें जो है अलैंगिक जनन में समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। उसके बाद इसमें युग्मनज का निर्माण जो होता है नहीं होता है। इसमें उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है। तो ये सब के सब जो है अलैंगिक जनन की विशेषताएं हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन जो होती है ना, अलैंगिक जनन की कुछ विधियां होती है, ठीक ना। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां होती है, जैसे देखिए पहला होता है विखंडन, है ना, जिसको इंग्लिश में फिजन कहा जाता है। दूसरा होता है मुकुलन यानी कि बडिंग होता है। तीसरा होता है बीजाणु जनन। चौथा होता है पूर्णध्ववन, और पांचवा होता है कायिक प्रवर्धन। तो एक एक करके जो है देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना।
यही जो है अलैंगिक जनन की जो ये 4-5 विधियां हैं, यही विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला सवाल जो है कुछ ज्यादा ही पूछता है और सबसे ज्यादा पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। तो देखिए अलैंगिक जनन की याद रखिएगा, अलैंगिक जनन की मुख्यतः 5 विधियां हैं, जिसमें पहला हो गया विखंडन, दूसरा हो गया मुकुलन, तीसरा हो गया बीजाणु जनन, चौथा हो गया पुनर्भवन और पांचवा हो गया कायिक प्रवर्धन। देखिए ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है ना। विखंडन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकुलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन, पुनर्भवन सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे जो है 1 नंबर मतलब ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले सवाल जो है बिहार बोर्ड ज्यादा आस्क करता है, ज्यादा पूछता है, ठीक ना। अब देखिए हम एक एक करके जो है सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं विखंडन। विखंडन क्या होता है, तो देखिए हम आपको दिए हैं कि विखंडन क्या होते हैं। विखंडन जो होता है यह एक अलैंगिक जनन की विधि होती है, जिसमें जीवों का शरीर क्या होता है 2 या 2 से अधिक भागों में है सो बट जाता है, ठीक ना। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो विखंडन होता है, विखंडन का मतलब याद रखिएगा, विखंडन का मतलब होता है तोड़ना। मतलब ये मार्कर है, मार्कर को हम जब विखंडन कर देंगे, तोड़ देंगे, तो ये 1 से क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, फिर तोड़ देंगे तो 2 से 4 हो जाएगा, फिर इसको तोड़ देंगे तो 4 से 8 हो जाएगा, है ना। इस तरह से अपना जनसंख्या जो है इसको विखंडन करने पर है सो टूटे जाता रहता है ना। तो इसी तरह से विखंडन जो होता है, विखंडन में क्या होते हैं, जो जीव होते हैं ना, वो जीव क्या होते हैं अपन मतलब उसको पोषण मिलने, पोषण करने का मतलब उनमें भोजन मिलने पर वो क्या होते हैं परिपक्वता आती है उनमें, है ना। और जब वो परिपक्व हो जाते हैं ना, तो परिपक्व होने के बाद वो क्या कर लेते हैं, मतलब अपने बॉडी को जो होते हैं, अपने बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं। मतलब अपने जो बॉडी होते हैं, जो अंग होते हैं ना, अपने आप को 2 या 2 से अनेक भागों में जो है बांट लेते हैं। जैसे आप अमीबा को देख लेते हो, अमीबा में देखिएगा, अमीबा क्या होता है कि जब अमीबा में पोषण मिलेगा ना, तो अमीबा जो होता है क्या करेगा, जब जैसे जैसे उसको पोषण मिलेगा, मतलब जैसे जैसे उसको भोजन मिलेगा, तो उसका आकृति बढ़ते जाएगा। और जब उसका आकृति बढ़ेगा ना, तो कहीं से मतलब 2 तरफ से बढ़ते जाएगा और कहीं से बीच में चपटा होते जाएगा, है ना। कहीं से बीच में क्या होते जाएगा, चपटा होते जाएगा। एक समय ऐसा होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा चपटा हो जाएगा और दोनों तरफ ज़्यादा फूल जाएगा, है ना। मतलब जैसे देख लीजिए, इधर ज़्यादा चपटा हो गया, इधर ज़्यादा मतलब इधर ज़्यादा फूल गया, इधर भी ज़्यादा फूल गया, और ये मार्कर की तरह चपटा हो गया, है ना। और एक समय ऐसा आता है कि बीच से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, बीच से टूट जाते हैं। तो जनक कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में है सो बट जाते हैं। इसी तरह से 2 से 4, 4 से 8 हो जाते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से विखंडन आप बता सकते हो। और विखंडन जो होते हैं, विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। अब द्विखंडन आप कैसे बताओगे कि द्विखंडन क्या है, तो याद रखिएगा, द्विखंडन में जीवों का शरीर केवल और केवल 2 ही भागों में डिवाइड होता है, मतलब 2 ही भागों में बढ़ता है ना। जैसे अमीबा, अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। देखिए अमीबा एक ऐसा चीज है ना, अमीबा द्विखंडन भी करता है और अमीबा बहुखंडन भी कर देता है ना। अमीबा द्विखंडन भी करता है और अमीबा बहुखंडन भी करता है। जब आप डिटेल से पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा। तो देखिए अमीबा में द्विखंडन कब होता है और अमीबा में बहुखंडन कब होता है। देखिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अमीबा में कौन सा द्विखंड मतलब अमीबा में कौन सा विखंडन होता है या कौन सा जनन होता है, तो हमेशा आप चयन करोगे, मतलब कोई जब परिस्थिति ना दे और सोझे पूछे कि अमीबा में कौन सा जनन होता है, तो आप बताओगे द्विखंडन होता है। हाँ देखिए अब हम आपको बताते हैं कि कब द्विखंडन होता है और कब बहुखंडन होता है। तो देखिए जब अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में होती है, तब प्रतिकूल परिस्थिति क्या होता है, तब प्रतिकूल परिस्थिति क्या होता है, पहले इसे समझिए। तो प्रतिकूल परिस्थिति क्या है कि जैसा आप सोच रहे हो, जैसा जीवन आप जीना सोच रहे हो, वैसा न होकर के उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है, मतलब जस्ट उल्टा हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि आप है घर पे सोए हुए हैं, मतलब सोए हुए हैं बढ़िया से, और आप सोच रहे हैं कि अब हम उठेंगे, उठेंगे तो मम्मी जो है उधर से नाश्ता पानी चाय वगैरह है सो लाएगी, है ना। फिर आप उठे और जैसे ही उठे और मम्मी को कहे कि चाय देने के लिए, और मम्मी चाय न दे करके 2 झापट दे दी, है ना। तो देखिए जैसा आप सोचे थे उसके जस्ट अपोजिट हो गया, है ना। जैसा आप सोचे थे उसके जस्ट
उल्टा हो गया तो यह प्रतिकूल परिस्थिति हो गया। और अमीबा जब प्रतिकूल परिस्थिति में चल जाता है तो उसमें बहुखंडन होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कि अमीबा में बहुखंडन की क्रिया कब होती है, बहुखंडन कब करता है। तो अमीबा जो है बहुखंडन कब करता है तो बताइएगा, प्रतिकूल परिस्थिति में, है ना। जब अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में चला जाता है तो यह अपने आप को बचाने के लिए, है ना। अब देखिए, जैसे आप मम्मी के पास गए, मम्मी मारना पीटने लगी तो आप भागिएगा ना वहाँ से, अपने अपने आप को आप क्या करोगे, बचाओगे। उसी तरह से जब अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में चला जाता है तो अपने आप को बचाने के लिए वह अपने चारों ओर 13 आवरण का निर्माण कर लेता है, जिसे पुटी या पुटी भवन है सो कहा जाता है, यानी कि त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण कर लेता है। फिर जब त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण कर लेता है तो वो क्या करता है, अपने अंदर जो मतलब केंद्रक होता है ना, कुछ मतलब अमीबा के अंदर जो केंद्रक होती है, वह केंद्रक कई भागों में है सो बट जाता है, केंद्रक बढ़ जाता है ना। जब केंद्रक बट जाता है तो उसे बहुकेंद्रकीय कहते हैं, है ना। केंद्रक बटने के बाद क्या होता है कि जब पूर्णतः अमीबा क्या होता है कि परिपक्व हो जाता है तो अपने चारों ओर के त्रिस्तरीय संरचना को तोड़ लेती है, और तोड़ करके इस अनेकों अमीबाओं का क्या कर देता है, निर्माण करता है। इस तरह से अमीबा में क्या हो जाते हैं, बहुखंडन की क्रिया जो है संपन्न हो जाती है ना। देखिए, तो अमीबा जो है प्रतिकूल परिस्थिति में बहुखंडन करते हैं, और अनुकूल परिस्थिति, अब अनुकूल परिस्थिति क्या होता है, जैसा आप सोच रहे हैं जस्ट वैसा ही है ना। प्रतिकूल में क्या होता है कि जैसा आप सोचे थे वैसा नहीं होता, उसका उल्टा हुआ था। लेकिन अनुकूल परिस्थिति में क्या होते हैं कि जैसा आप सोच रहे हो जस्ट वैसा ही हो, तब वह अनुकूल परिस्थिति होती है। और अनुकूल परिस्थिति में जो अमीबाएं होती है, अमीबा अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों परिस्थिति आप याद रखिएगा कि अमीबा में द्विखंडन कब होते हैं और बहुखंडन कब होते हैं, ठीक ना। तो मतलब द्विखंडन जो है अनुकूल परिस्थिति में होते हैं, और बहुखंडन जो है बहुखंडन जो है प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। लेकिन एक बार हम और आपको बता रहे हैं कि अगर सिर्फ ऐसे पूछे कि अमीबा में कौन सा खंडन होता है, कौन सा विखंडन होता है, कौन सा जनन होता है, तो हमेशा आप चयन कीजिएगा द्विखंडन का ही, है ना। जब तक परिस्थिति ना दे तब तक आप द्विखंडन ही मारिएगा। जब परिस्थिति दे दे तो आपको परिस्थिति के अनुसार भी पता हो गया कि अनुकूल परिस्थिति में द्विखंडन और प्रतिकूल परिस्थिति में जो है वह बहुखंडन करते, ठीक है। देखिए, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए, विखंडन के आपको हम विखंडन पढ़ा रहे हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं द्विखंडन, एक होते हैं बहुखंडन, है ना। तो द्विखंडन और बहुखंडन के बारे में आपको थोड़ा सा बताएं, है ना। अब देखिए, द्विखंडन भी जो है, द्विखंडन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्घ्य, और एक होता है अनियमित, है ना। मतलब अनुप्रस्थ क्या होता है, तो जब जीवों का शरीर क्या होता है, इस तरह से कटता है ना, तो इस तरह से विभाजन होता है, तो वह अनुप्रस्थ होता है। जब लंबवत होता है तब वह क्या होता है, अनुदैर्घ्य हो जाता है ना। और जब शरीर के किसी भी भाग से विभाजन हो जाए, है ना, किसी भी ओर से हो जाता है, तो वह होता है अनियमित, है ना। तो ये तीनों के बारे में हम आपको नेक्स्ट के लेक्चर में जो है आपको बहुत बढ़िया से है सो हम बता देंगे। वीडियो बड़ा ना होगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसी के लिए हम आपको इतना फ्रीक्यूट कर रहे हैं। आई होप कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगे और बहुत हेल्पफुल हो।